बच्चों, मैं सरोज गुप्ता स्टडी बाय हार्ट चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको आज हमारी कक्षा चलेगी, क्लास है जो वो है क्रिया की क्लास। तो जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं हम, तो विकारी शब्द जो विकारी में भेद जो बताए थे उसमें से एक था हमारा क्रिया। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? आज हम इसमें क्रिया का ही अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं क्रिया होता क्या है। तो जिस शब्द को क्रिया उस शब्द को बोलते हैं जो वाक्य में हमें ये बताता है कि कौन सा काम हो रहा है। तो उस काम को करने का जो शब्द बताता है कि कौन सा काम हम कर रहे हैं, वो जो भाव प्रकट करता है, बताता है हमें, वही शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे कि देखिए इसकी परिभाषा देखें कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, रोना, उठना, बैठना, जागना, चलना, ठीक, ये सब क्या होता है? ये सब क्रिया कहलाती है। ठीक है, जो क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक, धातु धातु क्या है? क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। ठीक है, तो धातु में जैसे अब ये धातु से क्रिया का शब्द कैसे बनता है, एग्जाम्पल के लिए देखो। जैसे धातु हमने संस्कृत में भी पढ़ा होगा कि पट धातु, गम धातु, गम यानी कि जाना की होती है, और जा धातु। तो ठीक है, तो इसमें से जो पहला होता है, मान लो ये पट धातु है, तो पट धातु से क्या बनेगा हमारा? पट का मतलब होता है पढ़। ठीक, पट का मतलब क्या होता है? पढ़। अब इस पढ़ में हमने कि इसका जो मुख्य शब्द, क्रिया का जो मुख्य शब्द क्या है, वो है इसका पढ़। इसमें हमने ना प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसमें जब ना प्रत्यय लग जाएगा तो ये क्या बन जाता है हमारा? पढ़ना बन जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं फिर? ये पढ़ना शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये क्रिया। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए पट से हमारा, पट धातु से क्या बना? पढ़। पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना बना। ऐसे ही मान लीजिए जा धातु लिया, तो जा धातु से क्या बना? यहाँ पे आया जा। ठीक है, और इसमें हमने ना जोड़ा, ना प्रत्यय जोड़ने से फिर क्या बन गया? ये जाना। ये कौन सा शब्द बन गया? जाना। और जाना क्या कहलाएगा? जाना हमारी क्रिया कहलाती है। ठीक है, वाक्य में जाना शब्द काहे के लिए होगा? ये क्रिया के लिए होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ठीक है, इतना आपके समझ में आया। अब चलो अपने इसमें जाते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, ये जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं कर्म के आधार पर। और दूसरा होता है प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होता है। पहला होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कर्म के आधार पर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया। आपके एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, इनको कैसे पता लगाना है। तो इसके बारे में हम पहले इसमें जानते हैं। पहले देखते हैं कि सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। ठीक, तो सकर्मक, यहाँ पर 2 शब्द हैं, पहला सा और फिर है कर्म। ठीक है, सा कर्म, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? सा का मतलब साथ या सहित। ठीक है,
इसको क्या करेंगे, साथ या सहित। और दूसरा होता है अकर्मक, यानी कि जिसमें आ का मतलब क्या होता है और कर्म का मतलब, कर्म मतलब कार्य, जो उसका कर्म हो, ठीक है, वो क्रिया जिसमें कर्म ना हो। तो आ का मतलब क्या हो जाता है, नहीं, ठीक, जिसमें कर्म, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म ना किया गया हो, ठीक है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। और सकर्मक कहते हैं जिसके साथ कर्म हो, एक ऐसा वाक्य जिसके साथ कर्म हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल देखो, आप उदाहरण देखते हैं इसमें। जैसे कि हमने कहा कि माली फूल तोड़ता है, ठीक, माली फूल तोड़ता है, ठीक है। या मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है, फूल तोड़ना और पत्र का लिखना, ठीक है। तो तोड़ना और लिखना ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्रिया है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो किस पे जा रहा है, सीधे तोड़ने का प्रभाव किस पे जा रहा है, फूल पे जा रहा है, ठीक है, ठीक, किस पे जा रहा है, फूल पे। क्योंकि माली फूल तोड़ता है, तो माली जब फूल तोड़ेगा तो फूल के टूटने का, इसका तोड़ने का जो क्रिया है किस पे जा रही है, वह फूल पे जा रही है, ठीक है। तो इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसको समझने के दो तरीके होते हैं। या फिर ये देखो कि मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, लिखने की क्रिया काहे क्या हो रही है, लिखने की क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पर हम पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र क्या है, इसका कर्म है। तो इसका सकर्मक में क्या होता है कि सकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ पर इसमें कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि कर्म में, ठीक है। क्रिया का प्रभाव किस में पड़ता है, कर्म में पड़ता है। जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म में पड़े वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर कर्म का प्रभाव न पड़े वहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं होती। यहाँ पे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इसको पहचानने के दो तरीके, एक तो आपको तरीका हमने यही बताया कि इसमें सीधे प्रभाव इसका इसमें पड़ता है। अगर जो आपको समझ में आ जाती है आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, और यदि नहीं आ रहा है समझ में तो आप इसमें प्रश्न करके कर सकते हैं। क्रिया से पहले प्रश्न करिए, क्या, किसका, कैसे प्रश्न करना है, इसमें क्या क्या करके, क्या से प्रश्न कर सकते हैं आप, क्या कह के, किसका या फिर किसे, ठीक। यदि प्रश्न करने से इन प्रश्नों से प्रश्न करने से यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो मान लीजिए कि वह सकर्मक क्रिया है, ठीक। एक तो पहचान इसकी सब बनाने का तरीका ये हो गया कि प्रश्न करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। और दूसरा तरीका यही होता है कि इसमें जो फूल जिस पर प्रभाव पड़ता हो, तो तोड़ने का प्रभाव किस में पड़ रहा है, फूल पे पड़ रहा है। यानी कि अगर जो कुछ भी उसका नुकसान हो रहा है, कुछ भी जो भी इसमें फ़र्क पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, फूल पे पड़ेगा, ना कर माली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, किस पे पड़ना है, फूल पे पड़ना है। तो दूसरा तरीका जिस पर प्रभाव पड़े उस यदि हम प्रभाव कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्रिया का प्रभाव कर्म में पड़ रहा है, तो समझ लिए वहाँ पर सकारात्मक क्रिया है। जैसे कि यहाँ नीचे वाले देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, तो पत्र क्या है, यहाँ पर पत्र क्या है, कर्म है। तो लिखने का प्रभाव किस में पड़ेगा, पत्र पे पड़ेगा, क्योंकि जब हम पत्र लिखेंगे तो वह कितना होगा, धीरे 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 हम उसे पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो किस पर प्रभाव पड़ा, पत्र पर प्रभाव पड़ा। तो जिस पर प्रभाव, यदि कर्म में प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ तर्क या कर्म प्रभाव नहीं पड़ता है वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया ये भी दो प्रकार की होती है, ठीक। इसको देखते हैं यह कितने प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। इसमें से पहले ही होती है एक कर्मक क्रिया। कौन सी होती है पहले, एक कर्मक क्रिया।
और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। ठीक, जैसे कि इसमें शब्द से ही पता चलता है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया यानी कि जिसमें एक ही कर्म हो उसे हम कहते हैं एक कर्मक क्रिया, और जिसमें एक साथ दो कर्म आ रहे हो, क्रिया के साथ में दो कर्म आ रहे हो, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें एक उदाहरण देखते हैं एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया में। जैसे मान लें हमने कहा कि तुम रुपए लौटा दो, रुपये लौटा दो। किसी से मान लो हमने रुपए ले लिए हैं और उससे हमने लौटाने के लिए कह रहे हैं रुपए लौटा दो। तो इसमें आप ये देखो कि इसमें क्या है, यहाँ पे क्रिया क्या है, लौटाना। ठीक, लौटाना क्या है यहाँ पे क्रिया, और कर्म क्या है, रुपए। तो यहाँ पे कितने कर्म है, यहाँ पर एक कर्म है। ठीक, तो तुम रुपए लौटा दो, तो यहाँ पे कितने कर्म है, यहाँ पे एक कर्म है। तो ये किस में आ जाएगा, ये एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि इसी में हमने ये लिख दिया कि तुम उसे रुपए लौटा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। तो यहाँ पे कितने कर्म हो गए, दो कर्म हो गए। तो जब एक साथ जब एक दो कर्म आते हैं, जब एक वाक्य में दो कर्म आए तो वहाँ पर द्विकर्मक होता है। यहाँ पे देखिए ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्विकर्मक हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। जब एक कर्म हो तो वहाँ एक कर्मक बोलेंगे, और जहाँ दो कर्म हो, जैसे कि यहाँ पे उसे और रुपए, ये दोनों ही कर्म हैं। तो यहाँ पे दो कर्म है, जहाँ पे दो कर्म एक होते हो जिस वाक्य में, वहाँ पर द्विकर्मक होता है। ठीक है, इतना आपके समझ में आया। अब देखते हैं कि अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ये देखेंगे। अकर्मक क्रिया जिसका आ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब नहीं। ठीक, क्या होता है इसका मतलब, आ का मतलब क्या होता है, नहीं। जिसमें कर्म ना हो, वो क्रिया जिसमें कर्म ना हो। जैसे कि कह दो वह सोता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन कर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका अकर्मक में क्या होता है कि उसका सीधा प्रभाव कर्ता पे जाता है। यहाँ पे कर्ता क्या है, यहाँ पे कर्ता वह है, तो यहाँ पे सीधा प्रभाव किस पे जा रहा है, वह पे जा रहा है। तो कौन सो रहा है, वह सो रहा है। तो यहाँ पर इसको भी पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या, किसको या कैसे से प्रश्न करके पता करना होता है कि सकर्मक है या कर्मक। अगर जो प्रश्न हमका जवाब मिल जाता है तो सकर्मक है, और यदि उसका जवाब नहीं मिलता है तो वो भी अकर्मक कहलाता है। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर आप देखिए क्रिया से पहले अगर प्रश्न करते हैं तो हमें इसका जवाब नहीं मिलता है, तो ये यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाती है, यहाँ पे अकर्मक हो। क्योंकि अकर्मक में सीधा प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे जाता है, कर्ता पे जाता है। तो यहाँ पर सोने का सीधा प्रभाव किस पे गया है, वह पे जा रहा है, अर्थात यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। जैसे कि एक और देखते हैं, जैसे कि मोहन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जाना क्या है, यहाँ पे जाना क्रिया है। यदि हम ये कहें कि क्या जाता है तो हमें इसका जवाब नहीं मिलता है कि क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि हमें इसके क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और इसका मोहन जाता है, जाने का सीधा प्रभाव किस पे जा रहा है, मोहन पे जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो इतनी आपके बात समझ में आई कि जहाँ पर कर्म हो, क्रिया का प्रभाव कर्म में जाता हो, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पे जाता हो, कर्ता पे जाए, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रयोग अथवा रचना, संरचना के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है। इसमें प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो इसके कितने भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं।
जैसे पहला है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और तत्कालिक क्रिया। तो इससे पहले समझते हैं कि सामान्य क्रिया किसको कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह आया, ठीक, या वह गया, मतलब एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो यहाँ पे आया और गया दोनों ही क्या है, क्रियाएं हैं, लेकिन सामान्य क्रिया है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये सामान्य क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक, फिर होता क्या है संयुक्त क्रिया। दूसरा अगला कौन सा है, संयुक्त क्रिया। जब एक ही वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं आ जाती हैं, संयुक्त रूप में आती हैं, तब उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक वाक्य बना है कि मैंने खाना खा लिया, खाना खा लिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा है ये, मैं संयुक्त है, जैसे मैंने खाना खा लिया। तो यहाँ पे क्या है, खाना भी क्या है, क्रिया है, और खा लिया, ठीक है, खा और लिया ये तीनों ही इसमें क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मैं उससे मिलने गया, मिलने गया। तो मिलना क्या है, मिलना भी एक क्रिया है और गया ये भी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर दोनों एक साथ क्रियाएं आई हैं, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी ये। ठीक है, तो जब एक वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती हो तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। फिर अगला है हमारा नाम धातु क्रिया। ठीक, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगा करके जब उसको क्रिया बनाया जाता है तो वहाँ पर नाम धातु क्रिया होता है। जैसे मान लीजिए हाथ क्या है हमारा, हाथ क्या है, हाथ हमारा संज्ञा है। ठीक, तो संज्ञा में हमने मिलाना धातु लगा दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या लगा दिया, हाथ धन मलना। तो यहाँ पर एक वाक्य बन गया हाथ मलना। ठीक है, ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, ये संज्ञा। यहाँ पे हाथ क्या है, संज्ञा है, और इसमें हमने मलना क्रिया लगा करके कौन सी क्रिया बन गई है, ये बन गई नाम धातु क्रिया का एक उदाहरण बन गया। तो इसमें कौन सा बन गया, यहाँ एक शब्द बन गया हाथ मलना। ठीक, वैसे ही अपना क्या है, और इसमें हमने ना धातु लगा दिया, तो इसका क्या बन जाएगा, अपना क्या है, ये सर्वनाम है, और इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, अपनाना। और अपनाना क्या होता है, अपनाना किसकी क्रिया है, अपनाना यह क्रिया की क्रिया है। ठीक है, अपनाना शब्द क्या है, यह एक क्रिया बन गया। तो यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे ही देखिए मान लीजिए कि गरम क्या है, गरम विशेषण है, ये विशेषता बताता है, कोई चीज़ के गर्म होने की विशेषता बताता है। इसके साथ में यदि हमने ना धातु लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गरमाना। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये गरमाना। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये गरमाना। ठीक, इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, गरम से, गरम क्या है, विशेषण है, और इसमें ना प्रत्यय लगाने से ये जो क्रिया बनी है ये क्या बन गई, हमारी गरमाना क्रिया बन गई। तो जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगा करके जब वर्ड को बनाया जाता है तो उस जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया।
अगला है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ होती है जब कर्ता कोई कार्य, जब अपना कार्य स्वयं न करके किसी और को करने की प्रेरणा देता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पत्र लिखवाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि पत्र लिखा गया है, यहाँ पर क्रिया क्या है, लिखवाना क्रिया हो गई है। लेकिन किससे लिखवाया गया है, अध्यापक ने पत्र लिखवाया है, किससे लिखवाया है, छात्रों से लिखवाया। उन्होंने खुद नहीं लिखा है बल्कि छात्रों को प्रेरित किया लिखने के लिए, और छात्रों ने पत्र को लिखा है। तो जहाँ पर कर्ता स्वयं कोई काम न कर करके अपनी प्रेरणा देता है, किसी दूसरे से करवाता है या प्रेरणा देता है करने के लिए, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला इसमें पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि इसमें नाम से इसके पता चलता है पूर्वकालिक, यानी कि क्रिया के पहले जो क्रिया की जाए, ठीक है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया से पहले जो कोई काम कर लिया जाता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें एक उदाहरण देखते हैं, जैसे वह क्रिकेट खेलकर घर आ गया। ठीक, तो वह क्रिकेट खेलकर घर आ गया। घर वह आ गया है, लेकिन उसके पहले जो उसने एक जो क्रिया करी है, कौन सी क्रिया करी है, खेलने की क्रिया की है। क्या खेला है, क्रिकेट खेला है। तो क्रिकेट खेल कर के घर आया है, तो घर आने से पहले उसने कौन सी क्रिया करी, खेलने की, क्रिकेट खेलने की जो क्रिया करी है, यह क्या कहलाएगा, यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो ठीक है, इतना समझ में आया कि जब क्रिया का जो मुख्य क्रिया उसकी क्या थी, घर आना। मुख्य क्रिया इसमें क्या है, घर आना। लेकिन उसके पहले जो उसने कार्य किया, क्या कार्य किया, खेलने का कार्य किया था, क्रिकेट को खेल के समाप्त किया। तो ये कार्य जो खेल को समाप्त करना उसका कार्य था, ये इसकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, और ये इसकी मुख्य क्रिया, घर आ जाना, मुख्य क्रिया कहलाएगी। तो जब मुख्य क्रिया को करने से पहले, घर आने से पहले उसने या मोहन ने, कोई भी नाम दे कह लीजिए, उसने जो है अपना एक काम जो ख़त्म किया, कौन सा, खेलने का जो काम ख़त्म किया है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एक क्रिया को मुख्य क्रिया से पहले जब कोई पहली क्रिया की जाती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला है तत्कालिक क्रिया। तो तत्कालिक क्रिया कहाँ होती, वहाँ होती है जब पहली क्रिया, ठीक है, पहली क्रिया के बाद तुरंत जब दूसरी क्रिया होती है, तो वहाँ पर तत्कालिक क्रिया होती है। ठीक है, जब पहली क्रिया के बाद तुरंत दूसरी मुख्य क्रिया होती है, उसे तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण इसका देखिए कि बच्चा स्कूल से आते ही सो गया। ठीक, तो यहाँ पर सो गया क्या है, क्रिया है, और आते ही ये भी क्रिया है। तो इसमें दो क्रिया हुई कि बच्चा आया, स्कूल से आया, ठीक, आया, और आते ही तुरंत उसने दूसरी क्रिया करी। कौन सी क्रिया करी, सोने की क्रिया करी। तो यहाँ पर तत्कालिक क्रिया क्या कहलाएगी, यही आते ही, जो मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया उसने करी है, उसे हम तत्कालिक क्रिया कहेंगे। इतना समझ में आया आपके, तत्कालिक क्रिया किसको कहते हैं, जब मुख्य क्रिया के पहले, ठीक है, मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है, सो जाना क्रिया है, और इसके पहले उसने कौन सी क्रिया करी, स्कूल से आने की क्रिया करी है। तो ये जो क्रिया, आते ही जो क्रिया है, ये तत्कालिक क्रिया कहलाएगी, और सोने की क्रिया है जो, ये इसकी मुख्य क्रिया होगी। तो ठीक है, आपको मैंने कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद बताए हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये कक्षा अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आया होगा। तो अब हम अपनी कक्षा को यहीं ख़त्म करते हैं।
तो अगर आपको मेरी कक्षा अच्छी लगी हो और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मन से अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।